हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु की संरचना से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एएलपी 2024 में परमाणु की संरचना से पूछे गए सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, सही कथन जो है वो है परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। यही कथन हमारा क्या है? सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक सामान्य परमाणु में प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। यदि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आपस में शून्य कर देते हैं। अतः परमाणु समग्र रूप से क्या हो जाते हैं? विद्युत उदासीन होता है। ठीक है। अन्य फैक्ट की यदि बात करें तो यदि किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को खोया या पाया तो वह आयन बन जाता है, और तब वह विद्युत रूप से क्या हो जाता है? उदासीन नहीं रहता है। ठीक है। यदि किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को खो दिया या फिर पा लिया तो वह क्या बन जाता है? आयन बन जाता है, और जब वह आयन बन जाता है तो तब वह विद्युत रूप से उदासीन नहीं होता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो कार्बन की संयोजकता जो होती है ये होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। बात करें अब कार्बन के बारे में, तो कार्बन के परमाणु की बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 4 इलेक्ट्रॉनों तक भरा होता है, इसलिए यह 4 सह संयोजक बंध बनाकर 4 अवशिष्ट इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अन्य फैक्ट की बात करें, इस कारण कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं तथा बहुविकल्पी यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन चेन रासायनिक श्रृंखला बना सकता है। इसी कारण कार्बन क्या करता है? लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, और बहुविकल्पी यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन चेन हो गया, रासायनिक श्रृंखला, ये सभी क्या है? कार्बन बना सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? तो दोस्तों, अपरमाणविक कणों को दर्शाता है वो है हमारा केवल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, ये थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। दोस्तों, जे थॉमसन के प्रयोगों ने ऋणात्मक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बताई। उनके प्लम पुडिंग मॉडल में परमाणु को धनात्मक पृष्ठभूमि में बिखरे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों वाला दर्शाया गया था। तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पष्ट पहचान बाद में हुई है। तब क्या हुआ था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पष्ट पहचान कब हुई थी? बाद में हुई थी। अन्य फैक्ट की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज क्रमशः रदरफोर्ड और चैडविक ने बाद में की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके परमाणु के अंदर आवेशित कणों की पहली पहचान की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जो कथन गलत है वो क्या है? परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये तो सत्य कथन है दोस्तों। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये भी सत्य कथन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में नहीं करते दोस्तों, वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, तो ये भी सत्य है। तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, रदरफोर्ड के मॉडल में नाभिक में अधिकतर द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित माना गया तथा इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते दिखाया गया। मॉडल में परिक्रमा सामान्यतः वर्ताकार या वर्तुलाकार मानी गई है, दीर्घ वृत्ताकार नहीं। दीर्घ पथ का वर्णन रदरफोर्ड के मूल मॉडल का हिस्सा नहीं था, अतः कथन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य फैक्ट की बात करें तो बाद में बोहर और क्वांटम मॉडलों ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार और ऊर्जा स्तरों को बेहतर तरीके से समझाया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? दोस्तों, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है ये क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी परमाणु क्रमांक की यदि बात करें दोस्तों, तो उस तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। यही संख्या तत्व को परिभाषित करती है और तत्व की रासायनिक पहचान निर्धारित करती है। अन्य फैक्ट की बात करें, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होती है न्यूट्रॉन की संख्या। क्लोरीन के दो समस्थानिक रूप जिनका द्रव्यमान 35U और 37U है,
प्रकृति में निम्न में से किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 3:3:1 के अनुपात में। किसके अनुपात में? 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। दोस्तों क्लोरीन के दो स्थिर समस्थानिक Cl35 Cl37 का प्राकृतिक अनुपात लगभग 3:1 होता है। इसी कारण क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है। अन्य फैक्ट की बात करें तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण जैसे घनत्व, क्वथनांक आदि क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आर्गन का संभारिक है? तो कैल्शियम जो है दोस्तों, ये आर्गन का क्या है? संभारिक है। संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। उदाहरण के लिए आर्गन 40, कैल्शियम 40, दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है, अतः वे क्या है? संभारिक है। उसी प्रकार पोटेशियम भी आर्गन, ये पोटेशियम की बात करें दोस्तों, पोटेशियम भी आर्गन और कैल्शियम का संभारिक है, तो ये भी हो जाएगा इसका, लेकिन रेलवे ने क्या माना है? कैल्शियम को माना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अब दोस्तों हम जानते हैं एल्युमिनियम की जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? वो होता है 13, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ये होती है 27। और हम जानते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 13। दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 और 1, तो 14 जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रही मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रही मॉडल जो है ये प्रस्तुत किया था किसने? नील्स बोर ने। किसने प्रस्तुत किया था? नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की मॉडल की सीमाओं को सुधारते हुए प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में ही नाभिक की परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊर्जा स्तर को बदलते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। ये किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था। अन्य फैक्ट की बात करें तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थिरता नहीं समझा सका था। यह समस्या बोर मॉडल ने हल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फास्फोरस की परमाणु संख्या होती है दोस्तों कितनी? 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, अर्थात इसके नाभिक में 15 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। यह आवर्त सारणी के समूह 15 नाइट्रोजन समूह का सदस्य है। कौन? फास्फोरस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और इसकी सामान्य समस्थानिक द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 32 होती है। उसी प्रकार 35.5 U क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, द्विधनावेशी हीलियम आयनों को क्या कहा जाता है? द्विधनावेशी हीलियम आयनों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अल्फा कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है द्विधनावेशी हीलियम आयनों को। दोस्तों अल्फा कण मूलतः हीलियम नाभिक होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तथा उन पर +2 का आवेश होता है। बीटा कण तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि गामा किरणें उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? ये हीलियम नाभिक होते हैं। और बीटा कण क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गामा किरणें क्या होती है? उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये हमको बताना है। परमाणु में धन आवेश तरबूज के लाल भाग की तरह फैला है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें बीजों की तरह धंसे हुए हैं। ये तो सत्य कथन है। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, ये भी सत्य कथन है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते। नहीं दोस्तों, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो ये सी वाला ही क्या है? हमारा गलत कथन है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। तो ये भी सत्य है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, हमसे गलत कथन ही पूछा है। दोस्तों थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु में धन और ऋण आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे परमाणु समग्र रूप से क्या होता है? उदासीन रहता है। तो अतः विकल्प सी क्या हो जाएगा हमारा? गलत। वहां क्या बोला है कि परमाणु धन और ऋण आवेश परिमाण में समान नहीं होते और परमाणु समग्र रूप से उदासीन नहीं होते बोला है, लेकिन परमाणु में धन और ऋण आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं और समग्र रूप से क्या होते हैं? उदासीन भी होते हैं। ठीक है, इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाया परंतु नाभिक की अवधारणा नहीं दे सका। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल था इसने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाया लेकिन नाभिक की अवधारणा नहीं दे सका था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है? दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये होता है न्यूक्लियॉन से निर्धारित। किससे?
न्यूक्लियॉन से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। तो न्यूक्लियॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से निर्धारित होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य या 1/1836 गुना होता है प्रोटॉन से। परमाणु द्रव्यमान पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है, सत्य कथन है। परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है क्या? नहीं। तो पहला ही कथन क्या है हमारा? सत्य है, बाकी गलत है। तो केवल ए वाला जो है हमारा सही कथन हो जाएगा। परमाणु संख्या की परिभाषा है दोस्तों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। मतलब परमाणु संख्या क्या कहलाती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। यह किसी तत्व की पहचान निर्धारित करती है। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या नहीं मानी जाती। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि कोई उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिक का गुण है? दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में दोस्तों इनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं किंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में समस्थानिक शब्द का प्रयोग है परंतु दिया गया विवरण जो है समावयवता का है। समावयवी वे यौगिक होते हैं जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण की बात करें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये क्या कहलाती है? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या निर्धारित करती है? दोस्तों परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। यही संख्या तत्व की पहचान निर्धारित करती है। और किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर किए गए प्रयोग के परिणाम स्वरूप उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला? तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि परमाणु में धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर प्रयोग करके कि परमाणु में धनावेशित नाभिक होते हैं और ऋणावेशित क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने यह सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इस प्रयोग ने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को अस्वीकार कर दिया था। जो प्रयोग किया था दोनों रदरफोर्ड ने, इसके द्वारा क्या हुआ? थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर किए गए प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? तो नाभिक की खोज हुई थी दोस्तों रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर किए गए प्रयोग के द्वारा। दोस्तों रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और पाया कि कुछ कण बहुत तीव्र कोण पर लौट जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में अत्यधिक सघन धनावेशी क्षेत्र होता है और यही क्या है? नाभिक है। रदरफोर्ड को नाभिकीय मॉडल का जनक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्न में से किस फल से की गई है? तो तरबूज से की गई है दोस्तों। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना। ठीक है दोस्तों, जेजे थॉमसन ने अपने तरबूज मॉडल में परमाणु को एक धनावेशित गोला बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन के बीजों की तरह अंतः स्थापित होते हैं। ये हमने बताया। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोटियम जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। एक होता है ड्यूटेरियम जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। एक होता है टाइट्रियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन और रेडियोधर्मी होते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का समस्थानिक में से वह कौन सा समस्थानिक है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो वो है प्रोटियम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, मतलब बिना न्यूट्रॉन के होता है हमारा प्रोटियम। दोस्तों ट्राइट्रियम परमाणु नाभिकीय संलयन में उपयोगी है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? ट्राइट्रियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है? दोस्तों सोडियम का इकाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 23U। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है सोडियम की? 23। तो 23U ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के केंद्र में नाभिक की उपस्थिति सिद्ध की और चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था सोने की धातु की पन्नी का प्रयोग रदरफोर्ड के प्रयोग में।
दोस्तों रदरफोर्ड ने सोने की अत्यंत पतली पन्नी का उपयोग किया क्योंकि सोना अत्यधिक तन्य होता है और उसे बहुत पतला खींचा जा सकता है। इस पन्नी की मोटाई लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। ये भी आपको याद रखना है। कितने परमाणु के बराबर थी? 1000 परमाणुओं के बराबर थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है ये नाभिक में स्थित होता है। कहाँ पे? नाभिक में। दोस्तों रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास से लगभग 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है। ये भी आपको याद रखना है। जो नाभिक का व्यास होता है वो परमाणु के व्यास से लगभग कितना छोटा होता है? गुना छोटा होता है, तो 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए बोला है तो हमको याद रखना है KLMN। आपको ये 4 चीज याद रखना है। K का मान हमको 1 रखना है, L का मान 2 रखना है, M का मान 3 रखना है, N का मान 4 रखना है। ये हमारा प्रथम, ये हमारा दूसरा ऊर्जा स्तर, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। अब पूछा है द्वितीय ऊर्जा स्तर, तो द्वितीय ऊर्जा स्तर में N का मान कितना होता है? 2 होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 2n² का उपयोग करते हैं। अब दूसरे ऊर्जा स्तर की बात किया, मतलब L की बात, L में n बराबर कितने होते हैं? 2, तो हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 × 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8। तो द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। उसी प्रकार यदि तीसरे ऊर्जा कक्षा में बोले तो n का मान हम 3 रखेंगे, चौथा बोले तो 4 रखेंगे, पहला बोले तो 1 रखेंगे। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोर बनी के अनुसार किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र जो होता है ये होता है 2n²। कितना होता है? 2n² होता है। ठीक है, प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए n का मान 1 होता है, द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए n का मान 2, तृतीय के लिए 3, चतुर्थ के लिए 4। इसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं। बोर ने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो KLMNO का प्रयोग किया था दोस्तों बोर ने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए। ठीक है, नील्स बोर ने ऊर्जा स्तरों को क्रमवार के जिसका मान 1 होता है, n का मान जिसमें n का मान 1 होता है, L जिसमें n का मान 2 होता है, M जिसमें n का मान 3 होता है, N जिसमें n का मान कितना होता है? 4 होता है, आदि अक्षरों से दर्शाया। के स्तर सबसे कम ऊर्जा वाला और नाभिक के सबसे निकट होता है। ये अक्षर अंग्रेज भौतिक शास्त्री एक्सरे के अध्ययन से प्रेरित थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए कथन को पूरा कीजिए। समभारिकों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन क्या समान होता है? तो समभारिकों की परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। तो परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समभारिकों में परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या एक क्या होती है? समान होती है। जैसे आर्गन 40, कैल्शियम 40, इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है? अलग अलग है। ठीक है, समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न लेकिन भौतिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक परमाणु में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन कितना है यहाँ पे? 17 है। न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे? 17। तो 17 + 17 34। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोला ना दोस्तों, 17 + 18 जोड़ेंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं हम, तो 17 और 18 कितना हो जाएगा? 35। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन कितना है यहाँ पे? 17, न्यूट्रॉन कितना है? 18। 18 और 17 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दिया 35 आ गया। और क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27U। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं और नाभिक की द्रव्यमान में नगण्य योगदान देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रासायनिक अभिक्रिया में 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ मिलकर एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होगा? दोनों का द्रव्यमान जोड़ देते हैं, 10 और 15 कितना? 25 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम एंटोनियन लेवाइजियर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और इसका नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवपरमाणविक कण है? दोस्तों अवपरमाणविक कण हो जाएगा अणु जो है, अणु जो है ये अवपरमाणविक कण है। ठीक है दोस्तों, अवपरमाणविक कण वे है जो परमाणु के भीतर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि अणु स्वयं एक या अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु अब अविभाज्य नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कई अवपरमाणविक कण उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।